एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। क्या चल रहा था? 3D ज्योमेट्री। इसमें डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन तो डिफाइन कर दिए थे। टॉपिक डालेंगे रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो के शॉर्ट फॉर्म DRC। शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के बीच रिलेशन निकालना है तो क्या कहेंगे? रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच रिलेशन। टॉपिक डालेंगे रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो होगा और डायरेक्शन कोसाइन होगा, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन तो निकालना बता दिए थे, अब इसके बीच का रिलेशन निकालना है। तो देखेंगे, यदि हम मान लेते हैं कि एनी लाइन ए और बी पॉइंट से कोई लाइन जा रहा है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि x1 y1 z1 ले लेते हैं एंड बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 ले लेते हैं। यह क्या हुआ? ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इतना है, यह गिवन रहेगा। तो ए बी निकालेंगे। ए बी जो है हम निकालते थे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में भी, या यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। तो इसमें वेक्टर ए बी निकालेंगे। वेक्टर ए बी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? तो सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। वेक्टर ए बी निकालने का यह फॉर्मूला होगा। वेक्टर ए बी निकालेंगे। वेक्टर ए बी कैसे निकाले? तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। वह जो बताए हुए थे पिछले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, जो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन को डिफाइन किए थे, उसका भी यूज है। एंड यहाँ पर वेक्टर के फॉर्म में भी दिया हुआ है, तो वेक्टर के फॉर्म में भी यूज है। तो इस प्रकार से भी लिखेंगे। तब जब वेक्टर के फॉर्म में निकालेंगे, इसलिए इसका डायरेक्शन रेशियो अब क्या होगा? वेक्टर के फॉर्म में। वेक्टर के फॉर्म में डायरेक्शन रेशियो नहीं बताए थे, तो डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो जब डायरेक्शन रेशियोज की बात आती है तो इसमें क्या हुआ? ए, यही होता है ए। तो ए की जगह पर कितना है? तो डायरेक्शन रेशियो इसका ए हुआ x2 माइनस x1, बी हुआ y2 माइनस y1 एंड सी हुआ z2 माइनस z1। एंड सी कितना हुआ? z2 माइनस z1। नोट पॉइंट में लिखेंगे, यदि एक एनी लाइन ले लेते, यह जो है क्या है? लाइन है। एनी लाइन लिए, इस लाइन को कितने 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यदि ए पॉइंट पे, दूसरा बी पॉइंट पे, तीसरा सी पॉइंट पे। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 ले लेते हैं और सी का गिवन कोऑर्डिनेट नहीं देते हैं, तब इसके बीच का डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी का, यदि इसमें भी पूछा जाए डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, तो इस ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो यदि पूछा जाए तो इस ए बी लाइन, पूरे ए बी लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या हुआ? x2 माइनस x1। तो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया? x2 माइनस x1, बी हो जाएगा y2 माइनस y1 एंड सी जो हुआ वह z2 माइनस z1। ए का वैल्यू x2 माइनस x1, बी का वैल्यू y2 माइनस y1 एंड
वीडियो हिल रहा है। चलिए अब ठीक है। वीडियो क्वालिटी अब ठीक हो गया होगा, उस समय से हिल रहा था। चलिए सी का वैल्यू Z2 माइनस Z1। यहाँ पर क्या है, एक एनी पॉइंट सी लिए हुए हैं और सी पॉइंट का इतना, बट सभी में क्या होगा, के लगेगा। एनी पॉइंट अगर एक्सटर्नली हो और एक पॉइंट छूटा हुआ हो, एक नॉट गिवन हो, तब क्या करते हैं, सभी में के से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए बी सी सभी में क्या किए, के से मल्टीप्लाई किए। वेयर जहाँ के जो है, या के है क्या, तो एनी कांस्टेंट है। यहाँ पर जो के का वैल्यू है वह के एनी कांस्टेंट है। इससे रिजल्ट आता है, रिजल्ट क्या निकला कि इसका यदि डायरेक्शन रेशियो, यदि हम मान लेते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन रेशियो कितना ए बी सी हो, यदि हमारे पास डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है और डायरेक्शन रेशियो किसका, तो ऑफ ए लाइन, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन। किसका डायरेक्शन रेशियो दिया जा रहा है, तो ऑफ ए लाइन, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना निकला, ए बी सी, या इसी को ए बी सी को ही हम लिख सकते हैं ए के बी के सी के, ए के बी के सी के, वेयर जहाँ के क्या है, तो के जो है वह एनी कांस्टेंट है। यदि हमारे पास के कोई एनी कांस्टेंट हो, तब उस कंडीशन में डायरेक्शन रेशियो इसका इतना निकल गया। अब डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन प्रूफ, ये सब प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए वेक्टर के फॉर्म में आज बता रहे हैं। यहाँ पर प्रूफ नहीं करेंगे क्योंकि प्रूफ लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में हो चुका है। डायरेक्शन कोसाइन निकालने का क्या फॉर्मूला प्रूफ किया गया है, डायरेक्शन कोसाइन भी एल इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइन में क्या बताए थे, एल इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम का वैल्यू ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन का वैल्यू सी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यह सब के सब क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइन है, अर्थात तो डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे क्या है कि डायरेक्शन रेशियो जो निकला वह क्या है, ए बी सी में, और डायरेक्शन कोसाइन जो है ए बी सी है, बट सभी में क्या है, ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी डिवाइडेड बाई रूट अंडर इतना। अर्थात कहने का मीनिंग होगा कि डायरेक्शन कोसाइन जो है, वह क्या होता है, समानुपाती होता है, अर्थात रेसिप्रोकल बोलेंगे। रेसिप्रोकल होता है किसके, डायरेक्शन रेशियो के। डायरेक्शन कोसाइन जो है वह रेसिप्रोकल होता है किसके, डायरेक्शन रेशियो के। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, तो डायरेक्शन कोसाइन को LMN से डिनोट करते हैं, और डायरेक्शन रेशियो को किस चीज़ से, ABC से डिनोट करते हैं, और यह क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल का सिंबल इसी प्रकार होता है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो है वह डायरेक्शन रेशियो के क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। और जब यह रेसिप्रोकल हो तब उस कंडीशन में कह सकते हैं दिस इम्प्लाइड L बाई ए
इज इक्वल टू एम बाई बी इज इक्वल टू एन बाई सी किसके इक्वल? कांस्टेंट के इक्वल। यह प्रूफ किया गया था कब? जब डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तब। पैरेलल के कंडीशन में इसको प्रूफ किए थे। स्ट्रेट लाइन से देखेंगे अब। स्ट्रेट लाइन पढ़ाए थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11th, वहां से स्ट्रेट लाइन में लिखेंगे, पहला नंबर में लिखेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। 11th क्लास में बताया गया था, इसका प्रूफ भी किया गया है। 11th क्लास में कितना था इक्वेशन? तो कहेंगे इफ लाइन passes through, यदि ए पॉइंट हो एनी वेक्टर ए के फॉर्म में एंड पैरेलल हो किसके? टू वेक्टर बी के। माने कि इफ लाइन पासेस थ्रू ए वेक्टर ए के, यदि कोई एनी पॉइंट वेक्टर ए जो है वेक्टर ए पर हो और पैरेलल हो किसके? तो वेक्टर बी के। अर्थात फिगर से समझेंगे। यदि यह क्या है? एक्स एक्सिस, इसको हम वाई एक्सिस ले लेते हैं, इसको जेड एक्सिस, या इसी को जेड एक्सिस ले लेते हैं, नहीं तो कहेंगे कि हमेशा इसको वाई एक्सिस, किसी को कुछ भी ले सकते हैं। यदि यह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसको हम जेड एक्सिस ले लेते हैं। यह ओरिजिन से तो है ही। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इफ लाइन पासेस थ्रू, यह जो है एक लाइन हम ले लेते हैं। यहाँ पर एक क्या है? यह एक लाइन ले लिए। इस लाइन को पासेस थ्रू ए पॉइंट, यदि यहाँ पर एक पॉइंट है जो ओरिजिन पर तो मिलाएंगे ही, यह पॉइंट जो मिला यह ए पॉइंट है जिसका क्या देते हैं? वेक्टर ए ले लेते हैं। दूसरा, ओरिजिन से एनी पॉइंट पी, यह जो है पी पॉइंट एनी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड लेंगे। पी पॉइंट एनी ले लिए जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड हुआ। या वेक्टर ए जो हुआ इसी को लिख सकते हैं ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 x2 x1 y1 z1, या इसी को क्या कह सकते हैं? ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 पे, और यह पैरेलल होगा किसके? पैरेलल टू वेक्टर बी, और यह एनी लाइन है वेक्टर बी है जिसके क्या है? पैरेलल है। जैसा बोला गया वैसा लिख दिए। अब इसी को कहेंगे लेट, माना कि यह स्ट्रेट लाइन में प्रूफ किया गया भी है। स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 11th पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो वहां से वीडियो पर जाकर प्लेलिस्ट से स्ट्रेट लाइन लेक्चर 1 से कर लेंगे। बट अभी फिलहाल ना करेंगे, वही इच्छा है क्योंकि अभी एग्जाम की तैयारी करें। लेट, अब यहाँ पर मानेंगे क्या? तो वेक्टर ओ ए, हमारे पास जो वेक्टर ओ ए हुआ इसको मानेंगे लेट वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ ए को ही वेक्टर ए से डिनोट किया गया है तो इसको वेक्टर ए कह सकते हैं। यह जो हमारा वेक्टर ओ ए हुआ, ओ ए का डिस्टेंस हुआ, उसी को क्या कहेंगे? वेक्टर ए भी कह सकते हैं। और यह कितना है? चूंकि x1 y1 z1 है तो x1 माइनस 0
ओरिजिन है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 0 ट्रिपल 0 ट्रिपल क्यों, चूंकि यह 3D है इसलिए। तो वेक्टर ए कितना निकला x1 माइनस 0 आई कैप, तो x1 आई कैप, y1 माइनस 0 y1 जे कैप, z1 माइनस के तो z1 के कैप, और यह z1 के कैप में हो जाएगा। एंड वेक्टर बी कितना हो जाएगा, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के फॉर्म में। नहीं, ये वेक्टर ओपी हो गया, वेक्टर बी नहीं हुआ, यह वेक्टर ओपी हुआ, वेक्टर ओपी का वैल्यू निकला। एंड अब हम वेक्टर बी निकालते हैं। वेक्टर बी क्या है, तो यह वेक्टर, तो वेक्टर बी तो हमारे पास गिवन नहीं है, डिफाइन नहीं है। जब डिफाइन नहीं इसको तो कैपिटल ए मानेंगे, कैपिटल ए आई, कैपिटल बी जे, कैपिटल सी के, इस प्रकार से माने हैं। क्यों माने हैं, क्योंकि यह डिफाइन नहीं है। तब कहेंगे चूंकि लाइन जो है पैरेलल है वेक्टर बी के, या जो हमारे पास वेक्टर लाइन जो है, कौन सा लाइन, ए पॉइंट का जो लाइन है यह पैरेलल है किसके, वेक्टर बी के। तो जब वेक्टर बी पैरेलल के कंडीशन, दिस इंप्लाइड लाइन जो हुआ यह क्या हुआ, वेक्टर एपी हुआ। यह लाइन जो है, लाइन क्या हुआ, वेक्टर एपी, और यह वेक्टर एपी पैरेलल टू वेक्टर बी के। वेक्टर ए, यह जो वेक्टर एपी हुआ यह पैरेलल है किसके, वेक्टर बी के। तब पैरेलल के कंडीशन से, पैरेलल का कंडीशन क्या कहता है, यदि वेक्टर ए जो है पैरेलल वेक्टर बी के हो, देन तब वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी। पैरेलल का कंडीशन, यह कंडीशन प्रूफ किया गया था 11th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, याद करेंगे। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी होता है, इसलिए कह सकते हैं वेक्टर ए बी, वेक्टर ए पी इज इक्वल टू लेमडा वेक्टर बी, में इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। वेक्टर ए पी क्या हुआ, लेमडा वेक्टर बी। एंड अब वेक्टर ए पी निकालना है, तो वेक्टर ए पी इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, तो वेक्टर ए पी निकालने के लिए वेक्टर ओ पी से वेक्टर ओ ए को माइनस कर देना है। क्या करेंगे, तो वेक्टर ओ पी माइनस वेक्टर ओ ए, तो वेक्टर ओ पी माइनस वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू, यदि हम वेक्टर ओ पी की यह जो वैल्यू है इसको वेक्टर आर मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए। वेक्टर आर में से वेक्टर ए को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, इसलिए वेक्टर ए पी इज इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में देखेंगे तो कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, अर्थात वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए किसके, लेमडा वेक्टर बी के इक्वल होगा। कैसे हुआ, तो चूंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड वेक्टर ए पी दोनों का जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, इसलिए कहेंगे दिस इंप्लाइड वेक्टर आर का वैल्यू, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी में। और यह कैसा क्वांटिटी आया, यह वेक्टर इक्वेशन में आया। यह जो इक्वेशन आया हमारा वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन क्या हुआ, तो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। चलिए लिख लिए। अब वेक्टर इक्वेशन से कहेंगे सिंस
वेक्टर इक्वेशन क्या कहता है? वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी से। वेक्टर इक्वेशन तो यही है। तो जब वेक्टर इक्वेशन से देखेंगे तो क्या होता है, वेक्टर आर के जगह पर कितना निकला है? वेक्टर ओपी। तो वेक्टर ओपी कितना आया है? तो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए कितना है? एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप प्लस लेमडा वेक्टर बी प्लस क्या किया? लेमडा वेक्टर बी पुनः इस वाले टर्म को इधर बुला लिए तो क्या हो जाएगा? x माइनस एक्स वन आई कैप हो जाएगा। क्या करेंगे? लेमडा वेक्टर बी को छोड़कर बाद बाकी वेक्टर ए के सभी टर्म को इधर लेफ्ट में बुला लेंगे तो माइनस करेंगे तो आई कैप जिसमें है कॉमन उसको ले लेंगे एक साथ, तो एक्स माइनस आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप इज इक्वल टू लेमडा से मल्टीप्लाई कर देना है तो लेमडा ए आई कैप लेमडा बी जे कैप लेमडा सी के कैप, यही वैल्यू आएगा। अब पुनः क्या करना है? वी कंपेयर द आई कैप को आई कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ, जे कैप को जे कैप के साथ एंड के कैप को के कैप के साथ क्या कर रहे हैं? कंपेयर। तब वी गेट क्या आता है? x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लेमडा x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लेमडा होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू लेमडा बी, जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू लेमडा सी, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू लेमडा बी एंड जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू लेमडा सी। इसलिए यहाँ से क्या निकला? दिस इम्प्लाइड x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू लेमडा, वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू लेमडा एंड जेड माइनस जेड वन बाई सी इज इक्वल टू लेमडा। सभी में क्या है? इज इक्वल टू लेमडा लेमडा लेमडा, तो तीनों में लेमडा है, किसके इक्वल हो गया? डेट इज दिस इम्प्लाइड x माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस जेड वन बाई सी किसके इक्वल? लेमडा। सभी जो है आपस में किसके? लेमडा के इक्वल हैं। इसलिए कहा जा सकता है क्या? x माइनस एक्स वन बाई ए वाई माइनस वाई वन बाई बी जेड माइनस जेड वन बाई सी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, या लेमडा के इक्वल है तो लेमडा को हटा दीजिए। अब यह जो इक्वेशन आया x माइनस एक्स वन बाई ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी, इसी का नाम पड़ जाता है कार्टेशियन इक्वेशन। यह जो इक्वेशन आया विच इज ए कार्टेशियन इक्वेशन, यह कैसा इक्वेशन आया? कार्टेशियन इक्वेशन वेयर जहां पर कैपिटल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल सी जो लेकर चले थे, यह क्या है? तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ
C इज इक्वल टू डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर बी, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर बी, या जो वेक्टर बी का डायरेक्शन रेशियो था उसका वैल्यू है, या लाइन भी, या लाइन कह सकते हैं, जो लाइन लेकर चले थे पैरेलल के कंडीशन में जो लाइन था उस लाइन का यह क्या है, डायरेक्शन रेशियो। इससे एक रिजल्ट नोट पॉइंट में लिखेंगे कि हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियो है, यदि मान लेते हैं डायरेक्शन रेशियो क्या निकला है, डायरेक्शन रेशियो कार्टेशियन इक्वेशन, यह इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन इक्वेशन पे क्वेश्चन पूछेगा तो कार्टेशियन इक्वेशन को यही लगाएंगे। डायरेक्शन रेशियो जो है यदि ए बी सी, यह जो है डायरेक्शन रेशियो यदि ए बी सी में दे तब कह सकते हैं दिस इम्प्लाइड डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पर जो है डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो के इंटू ए, के इंटू बी, के इंटू सी, वेयर के क्या है, तो के जो है वह एनी कांस्टेंट है, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। यहाँ पर जो के है हमारा वह कैसा के है, तो एनी कांस्टेंट है। तो डायरेक्शन रेशियो इतना निकला, डेट इज कहने का मीनिंग हुआ डायरेक्शन रेशियो एल एम एन होता है। तो एल जो है वह किसके इक्वल, के इंटू ए के इक्वल, के इंटू बी के इक्वल एंड के इंटू सी के इक्वल। दिस इम्प्लाइड एल का वैल्यू क्या होगा, के ए, एम का वैल्यू के बी, एंड एन का वैल्यू के सी, और एन किसके इक्वल, के सी के इक्वल। दिस इम्प्लाइड के का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो एल बाई ए इज इक्वल टू के, एम बाई बी इज इक्वल टू के, एन बाई सी इज इक्वल टू के। और यह जो है एन बाई सी किसके इक्वल, के इक्वल हो जाएगा। इसलिए अब ए का वैल्यू रख देना है, ए का वैल्यू कितना आएगा, यहां से x1 माइनस x1 डिवाइडेड बाई ए, तो एल ए का वैल्यू कितना, ए जो है लेमडा इंटू इतना, तो लेमडा ए, यहाँ पर यदि लेमडा को ले ले एनी कांस्टेंट, यहाँ पर समझना है, यदि लेमडा को एनी कांस्टेंट ले ले तो लेमडा ए के जगह पर क्या रखना है, x माइनस x1, तो डायरेक्ट इतना लाइन ना लिख कर यहाँ पर ध्यान देंगे। यदि इस कंडीशन में लेमडा एनी कांस्टेंट हो तो लेमडा ए इज इक्वल टू एक्स माइनस x1, तो यहाँ पर भी के एनी कांस्टेंट है तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस x1। तो एल इज इक्वल टू एक्स माइनस x1, एम इज इक्वल टू वाई माइनस y1 एंड एन इज इक्वल टू जेड माइनस z1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइड इसी को कह सकते हैं कि x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई एम इज इक्वल टू जेड माइनस z1 बाई एन होगा। और यह कैसा हुआ, तो कार्टेशियन इक्वेशन में हुआ, लेकिन यह क्या है, डायरेक्शन कोसाइन हुआ, या डायरेक्शन रेशियो के कंडीशन में हुआ। ट्रिपल स्टार लगाएंगे डायरेक्शन रेशियो कंडीशन में, और यहाँ पर ट्रिपल स्टार लगाएंगे किसके कंडीशन में, डायरेक्शन कोसाइन के कंडीशन में, विच इज ए कार्टेशियन इक्वेशन। यह कैसा इक्वेशन आया, कार्टेशियन इक्वेशन में।
इससे कुछ रिजल्ट्स निकलता है। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। यदि हमारा दो गिवन पॉइंट हो तो उससे पास करता हो तो क्या कंडीशन आया था, यह प्रूफ हो चुका है। तो डायरेक्ट लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन। यदि दो हमारे पास गिवन पॉइंट हो और उस दोनों गिवन पॉइंट से हमारा कोई इक्वेशन पास करता हो, तब उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई जेड टू माइनस जेड वन में इसको यूज करना है। पहला रिजल्ट होगा रिजल्ट्स 1। दूसरा में लिखेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन के बीच अगर एंगल हो तो क्या जानते हैं, वेक्टर फॉर्मूला से। तो इसको हम वेक्टर से ना प्रूव करके दूसरे कंडीशन से प्रूव किए थे। कॉस थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वहाँ पर जो हम बताए थे, क्या बताए थे, स्मॉल ए लिखे थे या कैपिटल ए लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं, सभी का मीनिंग क्या हुआ, सेम ही हुआ। परपेंडिकुलर के कंडीशन में तीसरा रिजल्ट, यदि मान लेते हैं L1 जो है यह फर्स्ट लाइन है एंड L2 जो है यह सेकेंड लाइन है, तो यह पहला कंडीशन इसमें, यदि L1 जो है परपेंडिकुलर हो L2 पे, L1 क्या है, परपेंडिकुलर हो L2 में, तब उस कंडीशन में कौन सा अप्लाई करेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 के कंडीशन में। डेट इज हम लिखे थे, प्रूफ किए थे क्या, L1 L2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 इज इक्वल टू 0। वही बात हुआ, यह प्रूफ हो चुका है इसलिए प्रूफ नहीं कर रहे हैं। दूसरा, यदि L1 जो है वह पैरेलल हो L2 के, L1 क्या हो, पैरेलल हो L2 के, तब उस कंडीशन में क्या होता है, L1 बाई L2 इज इक्वल टू M1 बाई M2 इज इक्वल टू N1 बाई N2। यह लिखाए थे, यहाँ पर डेटिज करके यह लिखेंगे A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 में। अब यदि डिस्टेंस निकालना हो टू स्क्यू लाइन में, यदि दो लाइन हमारे पास गिवन हो और उसके बीच का डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, चौथा रिजल्ट में लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। यदि दो स्क्यू लाइन है तो उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो मान लेते हैं यदि पहला, यदि वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लेमडा वेक्टर b1 हो, एंड दूसरा वेक्टर r जो है वेक्टर a2 प्लस लेमडा वेक्टर, लेमडा ना देकर म्यू मान लेते हैं, म्यू वेक्टर b2 हो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तब उस कंडीशन में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ
वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1, वेक्टर A2 से वेक्टर A1 को माइनस कर देना है, डॉट प्रोडक्ट इनटू वेक्टर B2 वेक्टर B1 में वेक्टर B1 का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर B2 के साथ, वेक्टर B1 का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर B2 के साथ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 का। क्या फॉर्मूला होगा डिस्टेंस निकालने का? तो वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट प्रोडक्ट वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 के साथ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 के। 5वां नंबर रिजल्ट लिखेंगे, लास्ट रिजल्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। डिस्टेंस निकालना है किसके? टू पैरेलल लाइन के कंडीशन में। तो जब पैरेलल लाइन के कंडीशन में डिस्टेंस निकालना हो, यदि वेक्टर r इतना हो, वेक्टर इतना ही दिया हो, सेम वेक्टर लेकर चलेंगे, तो जब पैरेलल के कंडीशन में हो तब उसमें सिर्फ डिस्टेंस, इसलिए लिखेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 को मल्टीप्लाई कर देना है B से। B कहने का मतलब क्या हुआ? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B से डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। इतना ही रिजल्ट्स को याद रखना है और ऑल क्वेश्चन बनाना है। अब आप NCERT बुक से एक्सरसाइज 12.12 ना है, कंफ्यूज हो गए थे तो 11.1 से लेकर 11.2 तक बना लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में चलेगा प्लेन पढ़ के आएंगे, नेक्स्ट क्लास में प्लेन के बारे में पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट करें।